नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से। आज एक किस्सा एक ऐसे परिवार का है जो सऊदी अरब सरकार की वजह से तबाह हो गया। किस्सा हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन दिलचस्प है। अंत तक सुनेंगे तो मजा आएगा। बात 1996 की है। रात 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। मैं दफ्तर में था। रिपोर्टिंग रूम में एक साहब पहुंचते हैं मेरे पास और लगभग 6 फुटे इंसान, उम्र रही होगी लगभग 70 साल, कपड़े दुरुस्त पहने हुए थे। इस उम्र में भी वो एक हैंडसम पर्सनालिटी लग रहे थे। उन्होंने जो अपना किस्सा बताया वो कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा, मैं पिछले 18 साल से सऊदी अरब में हूं। दमाम शहर में एक कंपनी के अंदर इंजीनियर हूं। 18 साल मुस्तकिल मुझे दमाम में ही हो गए। मैं और मेरा परिवार वहीं रहता था। मुझे अचानक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और दिल्ली ला करके छोड़ दिया। मैं गुरुद्वारे गया, अपनी पत्नी और बच्चे को तलाशा। परिवार में उनकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था 11 साल का। 11 साल के बच्चे को और उनकी पत्नी को दूसरी जेल में डाला, लेकिन अकेले इंडिया में जो भेजा गया वो अकेले ही आए थे और पत्नी और बच्चे को तलाश रहे थे। खैर, 2 दिन बाद पत्नी और बच्चा भी उनको मिल गए गुरुद्वारे के अंदर। वो इन साहब को तलाश रहे थे। किस्सा कुछ इस तरह है। इनका नाम था, इस शख्स का नाम था प्रेमचंद कपिला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया था और दमाम शहर में नौकरी मिल गई थी। इन्होंने शादी की चंचल कपिला नाम की एक महिला से। सऊदी अरब के अंदर ही इनको वहां एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा इन्होंने नसीम अहमद। प्रेमचंद कपिला ने चूंकि लंबे समय से 18 साल से सऊदी अरब में रह रहे थे, तो इन्होंने वहां इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इनका नया नाम था शेख मोहम्मद नैयर। इनकी पत्नी ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। चंचल कपिला से वो आयशा बेगम बन गई। बेटे का नाम भी मुस्लिम रखा। उसका नाम नसीम था, 11 साल का था। ये तीनों लोगों की बड़े ऐश की जिंदगी गुजर रही थी दमाम शहर में सऊदी अरब के। उस वक्त इनकी 50,000 रुपये महीना तनख्वाह थी। किराए के एक मकान में रहते थे। 18 साल की जमा पूंजी, सब कुछ इनके पास वहीं था। अब होता यह है कि इनका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा होता है। वहां एक सब्जेक्ट को लेकर के इनकी पत्नी का एक टीचर के साथ विवाद हो जाता है। वो कहती है, मेरे बेटे को इस्लामिक की जगह ऑप्शनल था वो एक सब्जेक्ट, कि चाहे आप इस्लामिक ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। तो आयशा बेगम जो थी, जो पहले चंचल कपिला थी, एक आतिया नाम की टीचर से विवाद हो गया कि नहीं, मेरा बच्चा इस्लामिक नहीं पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा। विवाद वो इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल तक बात जा पहुंची। ये प्रेमचंद कपिला जो थे, शेख मोहम्मद नैयर,
इनकी पत्नी थोड़ा गर्म मिजाज थी, जबकि प्रेमचंद कपिला यानी शेख मोहम्मद नैयर बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। तो पत्नी का झगड़ा हुआ, बस मामूली सा झगड़ा था, और इस परिवार को अचानक पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, शेख मोहम्मद नैयर को एक अलग जेल में डालती है, बच्चे को और पत्नी को एक अलग जेल में डालती है। पहले शेख मोहम्मद नैयर को भारत भेजा जाता है, 2 दिन बाद इनकी पत्नी और बच्चे को भी भारत भेज दिया जाता है। ये पंजाब के बेसिकली रहने वाले थे, 18 साल से चूंकि सऊदी अरब के अंदर ही थे। कोई करीबी रिश्तेदार नातेदार भी इनका नहीं था, दूर दराज का कोई रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन इनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। ये जनसत्ता अखबार में मेरे पास मेरा स्वभाव देख करके जब मैं पहले दिन से मिला, जब पत्नी बच्चा आ गया, तो मैंने इनके खबर लिखी, वो अखबार में खबर छपी। अब हर रोज इनका मामूल हो गया था, जहां फुटपाथ कुछ दिन तक तो ये क्लॉक प्लेस के गुरुद्वारे में रात बसर कर लिया करते थे, लेकिन जब वहां रोजाना सोने लगे तो गुरुद्वारे वालों ने इन्हें भगा दिया। फिर फुटपाथ पर कहीं सो जाते, दोपहर को मेरे पास आते थे। ये रोजाना का मामूल था। मैं अपनी कैंटीन से इनको खाना खिलवा दिया करता था। मेरी कैंटीन में उस वक्त 5 रुपए की थाली थी, चावल रोटी सब्जी, पूरे परिवार को मैं 3 थालियां लिया करता था। बच्चे को हिंदी नहीं आती थी, बहुत खूबसूरत बच्चा था, हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी बोलता था सिर्फ, क्योंकि इसकी पैदाइश सऊदी अरब के अंदर ही हुई थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, महीनों चला। धीरे धीरे मैंने देखा उस बुजुर्ग पर बुढ़ापा झलकने लगा। डेली का मामूल था। एक दिन मई जून का महीना चल रहा था, तो मैं ऑफिस आया करीब 1-1:30 बजे करीब। तो मैंने देखा मेरे दफ्तर की सीढ़ियों पर, बहादुर शाह जफर मार्ग पर इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग है, वो मेरा ऑफिस था। ये धूप में सीढ़ियों पर बैठे थे, मई जून की धूप, और सीढ़ियों पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। थोड़ा कम भी दिखाई देने लगा, यानी वो जो गुर्बत के थपेड़े पड़ रहे थे उसने इन्हें थका दिया था। जब मैंने धूप में बैठे हुए देखा तो मैंने कहा, नैयर साहब यहां कैसे बैठे? क्योंकि साहब सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया। मैं अंदर आया, सिक्योरिटी गार्ड को ये नागवार गुजर रहा था कि वो रोज आकर के रिसेप्शन पर बैठ जाते थे। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई तेरे को क्या परेशानी थी, क्यों इन्हें बाहर निकाला? खैर अंदर ले गया, खाना वाना खिलवाया। ये सिलसिला महीनों तक चला। मैंने एक रोज अपने दफ्तर के कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा किया, किसी से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपये। एक दिन मेरे ऑफिस में चौधरी मतीन जो एमएलए हैं सीलमपुर के, वो भी आए हुए थे, उनसे कुछ चंदा लिया। जमीर अहमद मुन्ना जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पार्षद हुआ करते थे, मैंने कहा लाओ कुछ गरीब परिवार की मदद करो। उनसे लिए, पत्रकार बंधुओं से लिए पैसे, लगभग 3-4 हजार रुपये वो इकट्ठे करके मैंने उनको सौंप दिए। उससे जो भी राहत मिली हो उनको, लेकिन खाना खाने और 2 बात उनकी सुनने के लिए, यानी मैं उनकी बात सुन लिया करता था, इस नाते ऐसा कोई दिन नहीं था जो वो परिवार मेरे पास ना आता हो। वो रोज सऊदी अरब की एम्बेसी में जाते थे, सऊदी अरबिया की एम्बेसी में जाते थे। कहते थे हमारी जो कमाई है, सारी पूंजी जो है वो उस मकान में है, पैसे रखे हुए हैं, कुछ बैंक में है वहां के। हमने कहा ना हमारे पास पासबुक है, ना हम पैसे निकाल सकते, ना है, हम तो बहुत मोहताज, ना रहने के लिए कोई ठिकाना है, फुटपाथ पे सोते हैं जहां मिल जाती है। तो सऊदी अरब
कि एम्बेसी वाले रोज उनको भगा दिया करते थे। मैंने एक रोज उनसे कहा कि थाने जाओ आप। थाने गए, पुलिस के दखल पर एम्बेसी के राजदूत से इस परिवार की मुलाकात हुई, सब कुछ बताया तो उस राजदूत ने इनको 5,000 रुपए दे दिए। बस में चढ़े ये लोग, आ ही रहे थे मेरे पास, किसी ने वो 5,000 रुपए दिए, जेब तराशने इनकी जेब से निकाले। वो 5,000 रुपये इनके लिए बड़ी रकम थी। तीनों लोग कह तो कुछ नहीं रहे थे, जब मेरे पास आए तो तीनों की आंखों में आंसू थे। पत्नी जो थी उनकी रोते हुए कहने लगी कि 5,000 तो हमारे लिए इस वक्त 5 लाख के बराबर थे, लेकिन किसी जेब तराश ने वो जेब से निकाल लिया। खैर, दिन गुजरे और दिन गुजरे। एक रोज मेरे पास से जा रहे थे इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग से, बस में चढ़े, पत्नी बच्चा चढ़ गए और नैयर साहब पे चूंकि बुढ़ापा झलकने लगा था, आंखों से भी कुछ कम दिखने लगा था, बस से चढ़ते हुए गिर गए, बस आगे निकल गई। वो उठे तो जब मेरे पास आए, रात का वक्त था, पत्नी बच्चे चले गए, मैं उनको स्कूटर पर बिठा के अपने घर ले आया। घर में मैं अकेला रहता था, मकान था, मकान मेरा काफी बड़ा है। मैंने कहा आप यहां आराम करो। मेरे घर के सामने एक होटल था, मैंने होटल वाले से कहा कि दरवाजा खटखटा करके रोज इनको दोपहर को और रात को खाना दे दिया। 2-3 दिन बाद पत्नी और बच्चे को नहीं पता था कि नैयर साहब कहां है। वो रोती हुई 2 दिन तक वो तलाशती रही, इधर उधर गुरुद्वारे गई और गई। वो आई तो मेरे पास भी थी, लेकिन दफ्तर में मिला नहीं, उसको नहीं पता लगा कि नैयर साहब किसके पास है। 2 दिन बाद वो मेरे पास आई, मैंने बताया उसे कि नैयर साहब मेरे घर पर है। तो वो बच्चा और वो घर पर आए, उन्हें नहलाया धुलाया, चोटें लगी हुई थी, पट्टी मैंने कराई दी थी, चोटें लगी हुई थी, वो उनको ले गई। 1 हफ्ता गुजरा। हाँ, इस बीच एक और मदन लाल खुराना की सरकार थी। जब ये मामला अखबारों में छपा तो गाजियाबाद का कोई कपिला परिवार था, उसने मुझे फोन किया कि जी कपिला लोग कम होते हैं, इसलिए इनकी मदद नहीं हो पा रही है, आप कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल करिएगा दिल्ली आकर के। और मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जहां रिफ्यूजी रहते थे, कश्मीरी रिफ्यूजी, वहां एक जीने के नीचे एक जगह थी, वो इनको रहने के लिए दे दी। ये उस जीने के नीचे वहां रिफ्यूजी कैंप जो था उसमें सो जाया करते थे। तो इनकी पत्नी नैयर साहब को जब वो जख्मी हालत में थे, ले गई अपने घर। 3 दिन बाद आए ये मेरे पास, पत्नी और बच्चा रो रहे थे। नहीं, क्या हुआ कि नैयर साहब का देहांत हो गया। यानी इंडिया में वो यहां आकर के प्रेमचंद कपिला ही बन गए थे। पत्नी और बच्चे ने और जो रिफ्यूजी कैंप के अंदर जो लोग रहते थे, उन्होंने अंतिम संस्कार किया। पत्नी और बच्चा वो उस दिन मेरे को, जब तक मैं जनसत्ता में थे, वो मुझे आखिरी बार मिले। मैं नौकरी छोड़ करके स्टार न्यूज में आ गया। सालों गुजर गए, पता ही नहीं था पत्नी कहां, बच्चा कहां, मेरे भी जहन से निकल गया। मैं भी भूल गया इस परिवार को। जितनी मैं मदद कर सकता था वो की। और उसके बाद एक दिन, यानी स्टार न्यूज भी मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद में IBN 7 आ गया। IBN 7 में मैं एक स्टोरी करने के लिए
गया हुआ था आर के पुरम में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। दफ्तर की गाड़ी से मैं जा रहा था, तो मैंने आर के पुरम यानी क्राइम ब्रांच का जहां दफ्तर है उससे थोड़ा सा पहले सड़क के किनारे करीब 6-7 झुग्गियां पड़ी हुई है, 6-7 झुग्गियां पड़ी हुई है। तो मैं गाड़ी में से बाहर देखते हुए जा रहा था, तो मैंने अचानक देखा कि एक जगह शोर हो रहा था रास्ते में, और चीखे चिल्लाने की, गालियों की आवाज आ रही थी। गाड़ी को मैंने, क्योंकि मेरी नजर सीधे उस महिला पर पड़ी जो चंचल कपिला और बाद में आयशा बेगम बन गई थी, उस पर जब नजर पड़ी मैंने गाड़ी रुकवाई। तो लोग उसको पीट रहे थे, और वो जो बेटा जो 11 साल का था वो भी बड़ा हो गया था, लगभग जवान हो गया था। वो बेटा उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। उसमें जो लोग पीटे झुग्गी बस्ती के लोग थे, कोई झाड़ू से मार रहा था, कोई डंडे से मार रहा था। खैर मैंने छुटा के अलग किया। वो बच्चे मुझे एकदम पहचान गया कि आप चौहान अंकल हैं। मैंने कहा जी बेटा। और मैं भी उसको पहली नजर में नहीं पहचान पाया। मैं जब गौर से देखा तो मैं पहचान गया कि ये नसीम। अब मुझे नहीं पता इंडिया में उसने क्या नाम रखा अपना, पहचान गया। उससे बात ही अलग। किनारे झुग्गी ऐसी थी कि कुछ थोड़ी सी ईंटें कच्ची रखी थी और काली पन्नी डाल रखी थी उसके अंदर। तो मैंने कहा बेटा क्या करते हो तुम? बोले मैं रक्षा चलाता हूं। माँ हमारी पागल हो गई है, ये किसी को भी पत्थर मार देती है, इसे होश नहीं है माँ को। अब जब ये पत्थर मार देती है तो लोग इसको मारते हैं। इसको माँ को नहीं पता कि वो कौन है क्या है। मैं दिन में रक्षा चलाने में रहता हूं तो माँ घर पे अकेली वो ही रहती है, झगड़ा हो जाता है, किसी को पीट पीट देती है, पत्थर मार देती है, कुछ भी इसको नहीं पता कि ये क्या कर रही है। तो मैंने कहा पढ़ते पढ़ाते नहीं? बोले हाँ मैंने फॉर्म भरा है और मैं प्राइवेट पढ़ भी रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किस हाल में ये परिवार सऊदी अरब से यहां आया था। एक हुकूमत की तानाशाही ने एक मामूली सी बात पर इस इंडियन परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया था पूरी तरीके से। लानत है ऐसी सरकारों पर जो लोगों के जज्बात को न पहचानती हो, लोगों की बात को न समझती हो। आज का किस्सा सिर्फ यहीं तक। ये मेरा किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा हौसला बढ़ेगा और हर रोज मैं इसी तरह अपराध जगत के नायाब किस्से आपको सुनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।